Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yeah students, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 9 और 10 हमने पढ़ा था दैट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। उसी डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर के बाद आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये मान लें कि सिलेबस के अंदर जो नया टॉपिक है दैट इज ए माईएसक्यूएल डेटाबेस, जो हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। उसलिए हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। 13 एंड 14 नंबर जो चैप्टर है, ये दोनों ही चैप्टर्स आपके एक माईएसक्यूएल के पार्ट हैं। इट मीन्स कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ही देखा है कि माईएसक्यूएल क्या होता है, माईएसक्यूएल का यूज क्या होता है, किस तरह से माईएसक्यूएल का यूज करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का यूज क्या होता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर 11 क्लास के अंदर पढ़ा था। अब आज हम उसी सिलेबस के अंदर हमारा थोड़ा सा रिविजन टूर है क्लास 12 के अंदर। देन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज और एक्स्ट्रा कमांड्स वगैरह होती है, ज्वाइनिंग वगैरह होती है। वो सारे ऑप्शंस हमारे इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक आ रहा है माईएसक्यूएल रिविजन टूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में माईएसक्यूएल रिविजन टूर होता क्या है या माईएसक्यूएल का यूज क्या होता है, इसको समझने से पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस क्या होता है। तो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि डेटाबेस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मींस कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में और सीरियली ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। कि हम ये चीज जानते हैं कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमारा इसलिए बनाया जाता है कि हम उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू पर्टिकुलर कोई टास्क कंप्लीट कर सकें। जब हम उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज में लेते हैं तो उस एप्लीकेशन के बेसिक टू पार्ट होते हैं, जिनमें एक होता है फ्रंट एंड पार्ट और दूसरा पार्ट होता है बैक एंड पार्ट। तो हम ये जानते हैं कि फ्रंट एंड पार्ट का मतलब होता है जिसमें हम वर्किंग करते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन या डेटा आपने स्टोर किया, तो वो इन्फॉर्मेशन जहां जाके स्टोर होती है, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटाबेस। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी डेटाबेस को बनाते हैं, तो डेटाबेस बनाते समय मेन कॉन्सेप्ट ये चलता है कि डेटाबेस हमारा एक सीरियल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैनेज होना चाहिए। अगर डेटाबेस हमारा सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैनेज नहीं है, तो रिक्वायरमेंट होने पर यूजर कभी भी इजी वे में डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में डेटा या इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर किया जाता है, उसी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि डेटाबेस सिस्टम इज ए बेसिकली ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर्ड टू ए डेटाबेस कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एंट्रीज। कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इट मींस कि एक ऐसा एरिया या ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर करते हैं। तो उस स्टोरेज एरिया को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। इन ए टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। कि जब हम डेटाबेस या कंप्यूटर सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या किसी भी डेटा को एक्सेस करना है या स्टोर करना है, तो स्टोरेज करने के लिए हम वेरियस फाइल सिस्टम्स का यूज करते हैं। उन फाइल सिस्टम में हम बाई हैंड वर्क करते हैं, तो कई सारी फाइलों में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से फाइल सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, तो रिकॉर्ड स्टोर होने के बाद जब रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय हम डेटा को इजिली फैच आउट नहीं कर सकते या रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली रिट्रीव किया जा सकता है, इसलिए डेटाबेस का यूज होता है। ए नंबर ऑफ different application programs are written to extract records from the files and add record to the appropriate file। कि जब हम इस तरह से टिपिकल फाइल सिस्टम बनाते हैं, तो टिपिकल फाइल सिस्टम बनाने के बाद इंफॉर्मेशन को या रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कई तरह के फाइल्स बनाई जाती है, और हर फाइल के अंदर अलग अलग फाइल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। बट दिस स्कीम हैज a number of major limitations, disadvantages such as the data redundancy, data inconsistency, unshareable data, underutilized data, insecure data, incorrect data, etc। कि लेकिन जब हम इस तरह से फाइल मैनेजमेंट का यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में काफी इश्यूज जनरेट होते हैं, काफी प्रॉब्लम जनरेट होती है। वो प्रॉब्लम ही जनरेट होती है कि इस तरह से आप डेटा को मैनेज करते हैं, तो मैनेज करने पर कई बार एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम आ जाती है, रिपीटेशन हो जाता है, डुप्लीकेसी आ जाती है। इसके अलावा जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस समय हम डेटा को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते,
या कहीं इन्फॉर्मेशन को हमें शेयर करना हो, कहीं ट्रांसफर करना हो, तो वो शेयरेबल मोड में नहीं होती, उसे स्कैन करना पड़ेगा, देन एक एक रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा, देन आप ट्रांसमिशन करेंगे। या फिर डेटा हमारा सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैनेज नहीं है, और सबसे बड़ा जो इशू जनरेट होता है वो सिक्योरिटी का आता है कि अगर हम इस तरह से इंफॉर्मेशन को बल्क में स्टोर करते हैं, तो बल्क में स्टोर करने के बाद उन इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी रीजंस बहुत बड़े होते हैं कि कई बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग से या बाय मिस्टेक हमसे इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो मेन होती है इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन ही लीक हो जाएगी तो हम कभी भी अपना वर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is the answer to all this problem and provide the centralized control of the data। किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, या डीबीएमएस डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मैनेज ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी डेटा को फैच आउट कर सकते हैं, इसलिए हम डीबीएमएस सिस्टम का यूज करते हैं। आज हम बेटा डीबीएमएस का यूज करते हैं, तो डीबीएमएस की कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, कई सारे इसके एडवांटेज होते हैं। उन एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इट मींस डेटा डुप्लीकेशन। कि डेटाबेस में सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है डेटा डुप्लीकेसी, कि इट मींस कि डेटाबेस में कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड ऑलरेडी आ चुका है और उसी फाइल में अगर वही रिकॉर्ड आप वापस डाल रहे हैं, तो इनपुट करते समय कोई इशू नहीं है, लेकिन जब डेटा फैच किया जाएगा, डेटा निकाला जाएगा, तो उस समय इश्यूज जनरेट होते हैं कि हम डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते और दो दो तीन तीन रिकॉर्ड एक साथ रिट्रीव होकर आ जाते हैं। तो डुप्लीकेसी सबसे बड़ा रीजन होता है। डेटा सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज एक्सटेंट, कि जब डेटाबेस बढ़ जाता है तो डेटाबेस के बढ़ने के बाद उसमें से जो डेटा हम निकालते हैं, तो कई बार डेटा को फैच करने में काफी इश्यूज जनरेट होते हैं, टाइम कंज्यूम होता है, तो डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट वे में होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस सिस्टम से सॉल्व हो सकती है। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, कि डेटाबेस के थ्रू हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। इन्फोसिस्टेंट डेटाबेस के थ्रू हम डेटा को एक से मैनेज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, कि हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह पे स्टोर करने की बजाय हम इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टोर कर रहे हैं, और एक जगह स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर अपडेशंस करने तो एक जगह होंगे, अगर कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो वो एक जगह ही होंगे। इट मींस कि हमें इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस, कि डेटाबेस के थ्रू हम इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कि डेटाबेस हमारा पर्टिकुलर टेबल्स में, रोज में, कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, और उस डेटा को हम जब भी रिक्वायरमेंट होगी उस समय फैच कर सकते हैं, उस डेटा को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस को यूज में ले सकते हैं। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डेटाबेस एक्चुअल में एक ऐसा कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मैनेज ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है माई एसक्यूएल। तो आज मार्केट में डेटाबेस बनाने के लिए, या जब किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, तो उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मार्केट में कई तरह के डेटाबेस सिस्टम्स यूज में आते हैं या सॉफ्टवेयर यूज में आते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर में हम ऑल टाइम पर फॉक्स प्रो, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस बाद ओरेकल, ओरेकल बाद एसक्यूएल, ओरेकल के अंदर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और आज हम जिस डेटाबेस सिस्टम का यूज करते हैं उस डेटाबेस सिस्टम को हम कहते हैं माई एसक्यूएल। So MySQL is a freely available open source relational database system that use structure query language. It is downloadable from the website this. In a MySQL database, information is stored in tables. Single MySQL database can contain many tables at once and store thousands of individual records. MySQL provides you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining and accessing data. कि MySQL आज के टाइम का एक लेटेस्ट डेटाबेस सिस्टम है। इस डेटाबेस सिस्टम के थ्रू हम क्लाइंट और सर्वर दोनों टाइप की एप्लीकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए आज MySQL का यूज किया जाता है। तो MySQL एक्चुअल में एक RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट मींस कि MySQL के अंदर हम मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ज्वाइनिंग, उस ज्वाइनिंग के केस में आप फॉरेन की का यूज करेंगे, कंस्टेंट्स का यूज करेंगे, उस समय पता चलेगा कि हम मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके अगर डेटा फैच करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आरडीबीएमएस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो MySQL एक आरडीबीएमएस सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं।
MySQL डेटाबेस सिस्टम होता क्या है? तो बेटा MySQL डेटाबेस सिस्टम रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ MySQL सर्वर इंस्टेंस एंड MySQL डेटाबेस. MySQL operate using the client server architecture in which the server run on the machine containing the database and client connect to the server over a network. कि बेसिकली MySQL एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम होता है जो MySQL, तो SQL का ही एक पार्ट है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट मींस SQL क्वेरीज पर बेस है. तो इस एप्लीकेशन को हम सर्वर एप्लीकेशन या क्लाइंट एप्लीकेशन दोनों तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो क्लाइंट और सर्वर दोनों में यूज किया जाता है. अब एक डिफरेंट आता है कि MySQL और SQL क्या होता है, कि एक होता है MySQL, एक होता है SQL. तो आज मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशंस बनती है उन एप्लीकेशन में जावा और पाइथन के साथ में MySQL का यूज होता है या PHP के साथ में MySQL का यूज होता है. लेकिन अगर हम पुराने टाइम पे चलें तो SQL का ज्यादा यूज होता है, जिससे दैट इज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट मींस कमांड प्रोग्रामिंग, कि जितना भी वर्क होता है वो सारा वर्क किसी न किसी कमांड के थ्रू किया जाता है. जितना भी वर्क किया जाता है वो सारा वर्क हमेशा कमांड के थ्रू किया जाता है. तो उस क्वेरी लैंग्वेज को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. लेकिन MySQL उसका एडवांस लैंग्वेज है जो SQL के बेस पर वर्क करती है. In order to access data within the MySQL database, all programs and user must use the structured query language is a set of command that is recognized by the near all RDBMS. कि जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वर्किंग करने के लिए जो हम कमांड लिखते हैं, दैट इज द क्वेरीज लिखते हैं, उन क्वेरीज को ही हम एक्चुअल में SQL कहते हैं. और MySQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बेस एक डेटाबेस सिस्टम होता है. The structured query language is the language that enable you to create and operate on relational database which are set to relate information stored in tables. Classification of SQL statement, कि जब हम किसी भी डेटाबेस को यूज करते हैं तो डेटाबेस जो होते हैं वो कमांड जो हम इसमें टाइप करते हैं, जो कमांड हम उसमें स्टोर करते हैं, उसकी कमांड्स के थ्रू हम जब उसमें वर्किंग करते हैं, तो इन कमांड्स के बेस पर डेटाबेस को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. डेटाबेस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. इन 3 सेक्शन में एक कमांड होती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स. सेकंड होती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स. और तीसरी होती है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो इनका मतलब ये है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब हम किसी डेटाबेस को बनाते हैं तो डेटाबेस को उनके रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. या डेटाबेस में जितनी भी कमांड्स टाइप की जाती है, जिन कमांड्स के थ्रू वर्किंग की जाती है, तो उन कमांड्स के बेस पर डेटाबेस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें DDL कमांड, DML कमांड और TCL कमांड होती है. तो DDL कमांड का मतलब होता है कि ऐसी कमांड्स जिसके थ्रू हम किसी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं या किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो उस डेटा कमांड्स को हम कहते हैं DDL कमांड, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकंड होता है DML कमांड, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ऐसी कमांड्स होती है जिन कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, तो उन कमांड्स को हम कहते हैं DML कमांड, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड. तीसरा मोड होता है TCL कमांड. तो TCL कमांड्स होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो ऐसी कमांड जिनके थ्रू हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट या किसी भी कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उन कमांड्स को हम कहते हैं TCL कमांड. तो सबसे पहला SQL प्रोवाइड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज. कि जब हम MySQL का यूज करते हैं या SQL का यूज करते हैं तो SQL के अंदर कई सारी कमांड्स होती है. उन कमांड्स में SQL कमांड कैन बी मेनली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी. सबसे पहली कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं DDL, दैट इज ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. तो कमांड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द डेटा डेफिनेशन, की किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने या किसी डेटाबेस के अंदर डेफिनेशन देने के लिए जिन कमांड्स का यूज होता है उन कमांड्स को हम कहते हैं DDL कमांड. फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग, ग्रांटिंग रिवॉक प्रिविलेज एंड रोल्स, मेंटेनेंस कमांड. तो डेटाबेस क्रिएट करना है या डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस मतलब कुछ अपडेशंस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्टरेशन करना है, या किसी डेटाबेस में से कोई डिलीशन करना है, तो ये सारी कमांड्स हमारी DDL के अंदर आती है, जिससे डेटाबेस में कोई नया इंसर्ट नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उन कमांड्स को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकंड कमांड आती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड. द कमांड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन, एग्जांपल रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस. कि अगर किसी डेटाबेस के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेशन करने के लिए हम DML कमांड का यूज करते हैं, जिससे सर्चिंग क्वेरीज हो गई,
इंसर्शन हो गया या डिलीशन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया कि हमने कुछ मॉडिफाई किया या डिलीट किया तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन ही मैनिपुलेट हो गई, तो उससे हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी कमांड होती है TCL कमांड या TCL लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स मींस कमांड दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस। A transaction is one complete unit of the individual mesh steps, making changes to database permanent, undoing changes to database permanent, creating save points, setting property for current transactions। कि अगर हम डेटाबेस के अंदर कोई कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, किसी को कोई परमिशन देना चाहते हैं या किसी डेटाबेस को हम सेव करना चाहते हैं, इसके बाद वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इस तरह से जो कंट्रोलिंग होती है तो उन कंट्रोल लैंग्वेज को हम कहते हैं TCL। इसके लिए जो कमांड्स यूज में ली जाती है उन कमांड्स को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इस तरह से हम डेटाबेस को यूज में लेते हैं। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन MySQL डेटा टाइप्स। कॉमन MySQL डेटा टाइप का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल, और हम ये जानते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। कि इट मीन्स कि जब हमें किसी भी प्रोग्राम को बनाना हो तो प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि उस प्रोग्राम के थ्रू हम इनपुट स्टोर करेंगे, इनपुट जब मशीन में जाकर तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आउटपुट हमारे सामने शो होगा। तो इनपुट स्टोर करने, प्रोसेसिंग करने और आउटपुट जनरेट करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन जब किसी वेरिएबल को हम बनाते हैं तो उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी, किस टाइप की लोड की जाएगी, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप का यूज करते हैं। कि अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर ओनली फॉर नंबर स्टोर कराना है तो नंबर स्टोर करने के लिए हम INT का यूज करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर ओनली फॉर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करानी तो उसे str या स्ट्रिंग से डिफाइन करते हैं। अगर किसी वेरिएबल के अंदर हम डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू डालना चाहते हैं तो उसे हम डेसिमल टाइप का डिफाइन करते हैं। उसी टाइप से जब किसी डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को हम फील्ड कहते हैं या टपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर जब किसी डेटाबेस में कोई टेबल बनाई जाती है और टेबल के अंदर फील्ड बनाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डेटा टाइप। तो आज MySQL एक डेटाबेस लैंग्वेज है, इसमें हम टेबल बना के रिकॉर्ड इनपुट करेंगे। तो डेटाबेस में टेबल बना के रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए हमें जब टेबल बनाई जाएगी तो टेबल को बनाते समय जो फील्ड हम बना रहे हैं उस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू डालना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आर मींस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग। कि जब किसी डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है तो उस टेबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा रहा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वैल्यू डेटा टाइप एसोसिएटेड फिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टी विद द वैल्यू सम कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स आर। कि जब MySQL का यूज होता है तो हमने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि MySQL के अंदर कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। उन डेटा टाइप में अगर हम केयर का यूज कर रहे हैं तो केयर की जो साइज होती है 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक होती है, तो हम उसमें अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वेयर केयर जिसकी साइज 0 से 255 होती है, बट ये हाई डेटा टाइप होता है, इसका स्पेस इतना होता है। नेक्स्ट होता है टीनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, ब्लॉब, मीडियम, टीनी इंटीजर, स्मॉल int, मीडियम इंटीजर। इस तरह से कई तरह के डेटा टाइप्स यूज में लिए जाते हैं जो अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसी टाइप से अगर किसी वेरिएबल या किसी फील्ड में अगर हम नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज करते हैं जिसकी साइज इतनी होती है, और अगर हम उससे ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर int का यूज भी कर सकते हैं। अगर डेट स्टोर करानी है तो डेट का यूज होता है, डेटा टाइम स्टोर कराना है तो डेटा टाइम का यूज होता है, और अगर हमें टाइम के साथ टाइम स्टैम्प चूज करनी है तो इस तरह से हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स यूज में लिए जाते हैं। तो डेटा टाइप एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर किसी वेरिएबल में आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, दैट इज ए डेटा टाइप। इसी डेटा टाइप के बाद बड़ा एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर टॉपिक आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। कि आज हमने ये देखा कि किसी फील्ड के अंदर स्ट्रिंग टाइप की या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम केयर का यूज भी करते हैं या फिर वेयर केयर का यूज भी करते हैं। तो आखिर हम केयर और वेयर केयर का यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में मेन जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द केयर एंड वेयर केयर इज दैट
ऑफ फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ, कि दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो फिक्स लेंथ का और वेरिएबल लेंथ का डिफरेंट है. द केयर डेटा टाइप स्पेसिफाई ए फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग. व्हेन ए कॉलम इज गिवन डेटा टाइप एज ए कैरेक्टर n, then MySQL ensure that all the values in the column have the length if n bytes. If a value is shorter than the length, then blank are added but the size of the value remain n bytes. कि जब हम किसी फील्ड को कैरेक्टर टाइप का डिफाइन करते हैं तब कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप जो होता है वो फिक्स लेंथ पे काम करता है. फिक्स लेंथ का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने आज emp नेम नाम से एक फील्ड बनाया और उस फील्ड को कैरेक्टर टाइप का बना दिया, तो कैरेक्टर टाइप का बनाते समय उसमें हम साइज पास करेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने जाएंगे. तो अगर हमने उस फील्ड को 10 साइज दे दी तो नंबर ऑफ बाइट्स कितने हो गए, 10 हो गए. अब अगर आपने उसमें 5 कैरेक्टर इनपुट किए, 5 कैरेक्टर का नेम आपने टाइप किया और बाकी 5 कैरेक्टर आपके ब्लैंक रह गए, तो 5 कैरेक्टर ब्लैंक होने के बाद अगर 5 कैरेक्टर में आपके नेम आ रहे हैं तो बाकी जो ब्लैंक कैरेक्टर आ रहे हैं उनमें आप नील चला जाएगा, उसमें ब्लैंक वैल्यू चली जाएगी. लेकिन आप उन 10 कैरेक्टर से ज्यादा वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए केयर डेटा टाइप को हम फिक्स लेंथ वेरिएबल भी कहते हैं. सेकंड होता है वेयर केयर. तो वेयर केयर ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाई ए वेरिएबल लेंथ, कि वेयर केयर के अंदर हम वेरिएबल की लेंथ स्पेसिफाई करते हैं. व्हेन ए कॉलम गिवन इन द डेटा टाइप आर वेयर केयर, then maximum size of value in this column can have the n bytes. Each value that is stored in this column is stored exactly as you specify. No blank space are added in the length in shorter than maximum length. However, if you exceed the maximum length and then error message will be displayed. कि दूसरा होता है fixed length. तो fixed length का मतलब ये हो गया, सॉरी वेरिएबल लेंथ. तो वेरिएबल लेंथ का मतलब ये हो गया कि आज आपने वेयर केयर के अंदर आपने जो वैल्यू पास की तो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने फिक्स कर दिए कि 10 कैरेक्टर की आपने साइज ले ली. तो 10 कैरेक्टर की साइज के अंदर आप 10 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं. इट मींस अगर कम डालेंगे तो ब्लैंक स्पेस चला जाएगा, लेकिन ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते. जबकि केयर के अंदर कभी भी हम साइज स्टोर नहीं करते हैं. जब साइज स्टोर नहीं करते हैं तो उसके अंदर जितने कैरेक्टर आप स्टोर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता जाएगा या नई वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो मेन डिफरेंट होता है केयर और वेयर केयर में कि कैरेक्टर जो होते हैं वो फिक्स लेंथ पे वर्क करते हैं, जबकि वेयर केयर जो होता है वेरिएबल लेंथ पे काम करते हैं कि जितनी वैल्यू आप स्टोर करोगे उतनी वैल्यू वो एक्सेस करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू एक्सेस नहीं करेगा. तो इस तरह से MySQL को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. प्लस MySQL के अलावा डेटाबेस को यूज में ले सकते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का यूज क्या होता है, डेटाबेस को हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वो सारा थ्योरेटिकल सेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. अब इसके बाद हमारा रिवीजन टूर चल रहा है, तो हम ये जानते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस को कैसे ओपन करते हैं, किस तरह से यूज में लेते हैं, कौन कौन सी कमांड्स इसमें यूज करते हैं, वो सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है. तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिफाइड करते हैं कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं, डेटाबेस कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी कमांड्स इसमें यूज करते हैं. जो प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं वही टॉपिक हमारे रिकॉल होकर आ रहे हैं, तो इनको एक बार रिकॉल करते हैं. इसी थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद अब हम देखते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे यूज करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में MySQL ओपन करना है, तो हम जानते हैं MySQL कैसे ओपन करते हैं. तो MySQL ओपन करने के लिए MySQL टाइप किया, टाइप करके जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने MySQL ओपन होकर आ जाएगा. MySQL का जो पासवर्ड है वो हमने रूट सेट करके बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या आता है, रूट आता है, हमने पासवर्ड दे दिया. अब पासवर्ड देने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले केस में डेटाबेस को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली क्वेरी आती है कि आप डेटाबेस को बनाएंगे कैसे. बट डेटाबेस बनाने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस MySQL में कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं. तो सबसे पहली कमांड आती है डेटाबेस को शो करना. तो अगर हम किसी भी MySQL के सारे डेटाबेस को शो करना चाहते हैं तो सारे डेटाबेस देखने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो डेटाबेसेस. तो क्वेरी चलती है शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन लगाया, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं उन सारे डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी. अगर हम इसमें से किसी डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं कि हम डेटाबेस को बनाना चाहते हैं कि हमने यहाँ डेटाबेस बना लिया, अब हम ये चाहते हैं कि हमें खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है. तो अगर खुद का डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस बनाने के लिए नेक्स्ट कमांड चलती है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम. तो सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम. फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, या नेम दे दिया मैंने एम्प्लॉय, या नेम दे दिया एम्प्लॉय डेटा, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया एम्प्लॉय डेटा, सेमीकोलन दिया, जैसे एंटर प्रेस किया ओके योर डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड. इट मींस हमारा डेटाबेस बन चुका है. अब डेटाबेस बनने के बाद अगर हम थर्ड क्वेरी हमारी आती है यूज डेटाबेस,
कि अगर हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे यूज देन डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम क्या दे रखा है हमने, एम्प्लॉय दे रखा है, एम्प्लॉय डेटा सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिंटेक्स आ जाएगा यूज एम्प्लॉय डेटा। इट मींस आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि जब हम किसी भी डेटाबेस पे वर्किंग करते हैं तो हमने ये चीज देखी डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस का यूज क्या होता है, किस तरह से हम डेटाबेस को बनाते हैं, किस तरह डेटाबेस को यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेटाबेस हम बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हमें किसी डेटाबेस को क्रिएट करना है तो डेटाबेस क्रिएट करने की जो क्वेरी चलती है उस क्वेरी को हम कहते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। देन अगर उस डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए हम लिखेंगे यूज एम्प्लॉय डेटा, डेटाबेस का नेम, और डेटाबेस हमारा चेंज हो जाएगा। डेटाबेस चेंज होने के बाद जब हम डेटाबेस में वर्किंग करते हैं तो डेटाबेस में वर्क करने के लिए कई सारी कमांड्स होती है। उन कमांड्स को रिक्वायरमेंट के बेस पर 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। कमांड्स को रिक्वायरमेंट के बेस पर 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उन 6 क्वेरीज में सबसे पहली क्वेरी आती है, उस क्वेरी को हम कहते हैं क्रिएट टेबल क्वेरी। सेकंड होता है इंसर्ट डेटा क्वेरी। थर्ड क्वेरी होती है अपडेट डेटा क्वेरी। फोर्थ होती है डिलीट डेटा क्वेरी। फिफ्थ होती है सेलेक्ट एंड सर्च क्वेरी, और सिक्स होती है ऑल्टर क्वेरी। तो सबसे पहली क्वेरी आती है क्रिएट टेबल क्वेरी। तो बेटा क्रिएट टेबल क्वेरी का मतलब होता है कि डेटाबेस बनने के बाद अगर हम डेटाबेस में कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो वर्किंग करने के लिए हम डेटाबेस में क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और हम ये जानते हैं कि टेबल इज ए ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल इज ए ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम, कि रो इज ए रिकॉर्ड एंड टेबल फील्ड इज ए कॉलम इज ए फील्ड। तो सबसे पहले केस में डेटाबेस बनने के बाद इस डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई क्वेरी यूज करना चाहते हो, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो डेटाबेस बनने के बाद अगर हम इसके अंदर कोई नई टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टेबल क्वेरी चलाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि क्रिएट टेबल क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन आगे फील्ड के नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज। तो फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा नाम से टेबल बना रखी है, डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस के अंदर हमें एक नई टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हमें टेबल का नाम देना है एम्प्लॉय। तो फर्स्ट क्वेरी हम चला रहे हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट टेबल की सिंटैक्स क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। हमने क्या नेम दे दिया, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे दिया। टेबल का नेम देने के बाद इसी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहला फील्ड हमने लिखा emp id। किस टाइप का है वो, इंटीजर टाइप का है तो नेम क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया, कॉमा सेकंड फील्ड दे दिया emp नेम दे दिया। emp नेम किस टाइप का है, ब्रैकेट टाइप का है, इसको 10 साइज दे दी। इसके बाद तीसरा कॉलम हमारा आ रहा है यहाँ पर emp नेम के बाद, कॉमा तीसरा फील्ड हम बना रहे हैं उसका एड्रेस किस टाइप का है, बैरकेर टाइप का है, क्या साइज दे दी, इसको 10 दे दी, कॉमा चौथा फील्ड हम बनाना चाहते हैं emp id नेम एड्रेस के बाद चौथा फील्ड बना रहे हैं इसकी सैलरी। चौथा फील्ड हमने बनाया यहाँ पर उसकी सैलरी किस टाइप का है वो, डेसिमल टाइप का है, तो यहाँ मैंने डेसिमल टाइप यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। देन इसको हमने बंद कर दिया, इसको साइज देना चाहते हैं साइज दे सकते हैं, इसको बंद कर दिया, सेमीकोलन लगाया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, इट मींस आपकी टेबल बन चुकी है। अब इसी के बाद नेक्स्ट कमांड आती है डिस्क्रिप्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड आती है डिस्क्रिप्शन कमांड, कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अभी हमने इस टेबल में रिकॉर्ड को इनपुट नहीं किया है, रिकॉर्ड इसमें इनपुटेड नहीं है, बट हम ये देखना चाहते हैं कि इस टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड इनपुट, मतलब अभी इसमें कौन कौन से फील्ड बने हुए हैं। तो अगर इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है तो डिस्क्रिप्शन देखने के लिए नेक्स्ट कमांड आती है DESC, और यहाँ पे आप लिखोगे टेबल का नेम। तो सिंटेक्स क्या लिखा हमने, DESC, देन टेबल का नेम जैसे पास करेंगे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपका टेबल ऑटोमेटिक बन चुका है। emp id बाय डिफॉल्ट 11 साइज आ रही है, emp नेम 10 और हमने अब डेसिमल को 10 साइज दे दी, बाय डिफॉल्ट 10 साइज हो गई। कोई भी कंस्ट्रेंट या नल वैल्यू हमने इसके अंदर इनपुट नहीं की और हमारी टेबल बन चुकी है। सेकंड क्वेरी आती है कि टेबल बनने के बाद अगर हम इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं तो क्रिएट टेबल क्वेरी के बाद नेक्स्ट क्वेरी आती है, उस क्वेरी को हम कहते हैं इंसर्ट डेटा क्वेरी, कि टेबल बनने के बाद इस टेबल में हम नया रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेरी चलाते हैं, उस क्वेरी को हम कहते हैं इंसर्ट डेटा क्वेरी। तो डेटा इनपुट कैसे करते हैं, डेटा स्टोर कैसे करते हैं,
तो अगर आप इसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या रहे एम्प्लॉय, टेबल का नेम क्या है एम्प्लॉय, यहाँ पे दे दिया वैल्यूज। वैल्यूज के बाद हम जिस सीक्वेंस के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, जिस सीक्वेंस में हमारे फील्ड होंगे, उसी सीक्वेंस में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो करी चलाई इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने पास कर दिया यहाँ पर पहला फील्ड क्या रहा है EMP ID आ रहा था, नाम डाल दिया 101। सेकंड फील्ड आ रहा है EMP नेम, तो हम जानते हैं कि कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स पास होंगी, तो यहाँ पे डाल दिया अनुज शर्मा, अनुज डाल दिया यहाँ पर, अनुज के बाद कॉमा लगाया कॉमा। थर्ड फील्ड हमारा आ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया NHB। और नेक्स्ट फील्ड मेरा आ रहा है सैलरी, तो सैलरी मेरे डेसिमल में है तो मैंने इसमें सैलरी डाल दी 12,000, ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लगाया। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपका रिकॉर्ड इनपुट हो जाएगा। अगर हम इसी टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए वापस क्वेरी चलाएंगे, तो क्वेरी का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया 2 पास करने के बाद यहाँ इसको नेम दे दिया आकाश, आकाश की एड्रेस वही है, सैलरी इसकी मैंने 15,000 सेट कर दी। ये सेकंड वैल्यू डालने के बाद जैसे इनपुट प्रेस किया सेकंड रिकॉर्ड इनपुट हो गया, सेकंड इनपुट होकर वापस थर्ड रिकॉर्ड डालना है, थर्ड रिकॉर्ड डालने के लिए वापस यहाँ पर गए, इसका नंबर दे दिया 103। यहाँ मैंने नेम पास कर दिया BI अनेवाय, मैंने पास कर दिया, इसका एड्रेस पे NHB रहने दिया, इसकी सैलरी मैंने 15,000 सेट कर दी। जैसे एंटर प्रेस किया थर्ड रिकॉर्ड मेरा इनपुट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो डेटाबेस बनाया है वो डेटा में 3 रिकॉर्ड हमने डाल रखे, तो इन तीनों रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड को देखने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी या डिस्प्ले क्वेरी का यूज करते हैं कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हमने इनपुट किए हैं उन रिकॉर्ड को शो करने के लिए, देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी यूज में आती है, उस क्वेरी को हम कहते हैं सिलेक्ट क्वेरी, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या आ रहा है एम्प्लॉय, तो क्वेरी क्या चलेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो क्वेरी चलती है सिलेक्ट स्टार। तो स्टार मींस होता है ऑल, कि अगर किसी टेबल के सारे फील्ड हमें देखना है तो सारे फील्ड देखने के लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम का यूज करते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो उस टेबल में, टेबल का नाम क्या एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय नाम के टेबल के 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, EMP ID, EMP नेम, एड्रेस और सैलरी, और इसमें 3 रिकॉर्ड हमारे इनपुट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को क्रिएट होने के बाद उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड का इनपुट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज में लेता हूँ। अब इसी ऑप्शन के बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी आती है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के बाद आता है डिलीट क्वेरी, ऑल्टर क्वेरी और सिलेक्ट क्वेरी। इन क्वेरीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।